कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्यारे प्यारे कमेंट करने के लिए। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, आप लोग मेरी स्ट्रेंथ हो और मुझे जब जब सपोर्ट की ज़रूरत हुई है आप लोगों ने भरपूर दिया है। मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों के लिए पारिवारिक लव स्टोरियाँ लाऊं जिसमें कुछ संदेश भी हो, फैमिली और ड्रामा भी भरपूर रहे ताकि आप लोगों का मनोरंजन भी हो। लेकिन YouTube की तरफ से ऐसी कहानियों को सपोर्ट नहीं मिलता है, ये भी मैंने देखा है। खैर, अगर बातें करने बैठूंगी तो बहुत लंबी हो जाएगी और आप लोग बोर हो जाएंगे। तो बस इतना कहना चाहूँगी, जो लोग कमेंट कर रहे हैं और जो लोग लाइक कर रहे हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद। और अपने साइलेंट रीडर से बस इतना कहना चाहती हूँ कि अगर वो कमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो एक लाइक तो ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि लाइक करने से ही शायद कुछ व्यूज़ इंक्रीज हो जाएं। बाकी आप लोगों की मर्जी। नीता जी के कमरे से बाहर चले जाने के बाद वो चारों मोह की तरफ देखने लगे। मुझे देखना हो गया हो तो काम पर लगे, कल शादी है। मोह मोबाइल चार्जिंग पर लगाता हुआ बोला। क्या तुम्हें स्नेह पसंद है मोह? मतलब वही लड़की है ना वो? अनुज ने डरते डरते पूछा। नहीं, पसंद नहीं है, वो बोला तो अनुज ने विनीता की तरफ अफसोस से देखा ही था कि आगे की बात सुनकर उन सब के मुंह खुले के खुले रह गए, सिर्फ आनों को छोड़कर। शादी करूंगा मैं उससे, मोह बोला था बिना किसी लाग लपेट के। क्या? विवेक चिल्लाया। एनी प्रॉब्लम विवेक? नो भाई, बिल्कुल नहीं, बस मेरी शादी हो जाने के बाद आप ये बात वहाँ बताइएगा, पता चले दादी आपके साथ साथ मेरी शादी भी ठंडे बस्ते में डाल दें। सोचने के लिए वो विवाह बता रही थी ना, उनके यहाँ लव मैरिज कभी किसी ने नहीं हुई। वैसे मोह, तुम्हारी आंखें लाल क्यों है? बारिश तो रात में हुई थी ना? अनुज दिमाग लगाकर बोला। तो आपको कैसे पता? आप रात में बाहर क्या कर रहे थे? वो हमेशा की तरह अनुज को फंसाते हुए बोला और विनीता की नज़र अनुज की तरफ घूमी। वो मैं तो क्या, अभी सुबह सुबह उठकर पता चला मुझे। आप अभी अभी रूम से बाहर आए हैं अनुज, और फिलहाल आप नाइट सूट में हैं। चलिए आप जरा साइड में, तो विनीता ने कहा। मोह, ये गलत है, वो गिड़गिड़ाकर बोला। तब तक विनीता उसे खींचते हुए ले गई थी। विवेक, तुम वो लहंगा पैक करवा दो माँ से कहकर। मैं एक काम करता हूँ, उधर से ही चला जाऊँगा। चला जाऊँगा नहीं, हम चले जाएंगे। वैसे एक बात बताओ ज़रा मोह, आज मैंने तुझे गाड़ी खड़ी करते हुए देखा, सुबह के 3 बजे। कहाँ गए थे आप? आनो बीवियों वाला लुक देता हुआ बोला। तुमने शर्ट पैंट क्यों पहनी है? क्यों, इसमें क्या खराबी है? आनो ने कहा। साड़ी पहना करो, सवाल बीबियों वाले हैं ना तुम्हारे, मोह ने कहा। बात मत बदलो, मुझसे चोरी चोरी मिला जा रहा है स्नेह से, वो हाथ चलाकर बोला। जेंडर ही गलत है, मोह उसे ऐसे देख खुद से बोला। फिर टावल उठा बाथरूम की तरफ बढ़ा। आनो उसके पीछे आया। अब अंदर चलना है क्या? नहीं, वो सीने पर हाथ रख कर बोला। तैयार हो जाओ जाकर, अगर चलना है तो। मुंह दरवाज़ा उसके मुंह पर बंद कर बोला। और इधर कुंती सदन में आज काम चढ़कर बोल रहा था। कुंती देवी हलवाई के पास बैठकर विभा के ससुराल जाने के लिए वायना बनवा रही थी, जिसमें चुनमुन का दिमाग सबसे ज़्यादा खराब था। मैं कह देता हूँ, अगर मैं घर से भाग जाऊँ तो रिपोर्ट में मेरे भागने का कारण दादी को ही लिखवाना। वो सुबह की लोअर टी शर्ट में भन्नाया हुआ बोला। हुआ क्या है बोलेगा? उसके पापा बोले। हुआ क्या है? सुबह से नहाया नहीं हूँ, 1 कप चाय पिए हुए हूँ और इनके तेवर ही खत्म नहीं होते। मैंने बैठकर सारा वायना बनवाया था, मोहल्ले की सारी औरतों को बड़े शान से बताएंगी ये। पर इन्होंने पता है क्या किया? सिर्फ चखने और डिज़ाइन देखने के अलावा कुछ नहीं किया। बूढ़ा माता ने और ये फूफा जी। पापा, क्या देखा था इनमें आपने? और ताऊ जी ने 1 नंबर के ड्रामेबाज हैं। जो काम करो सब में इनकी जानकारी में वो काम सस्ता हो जाता। पगलाओ मत, जाओ नहाओ, जाकर मैं बाकी देख लूँगा, जीवन आते हुए बोला। तो चुनमुन बड़बड़ाते हुए अंदर की तरफ चला गया। उधर स्नेहा और रीला आज मोहल्ले में, आज रात का खाना उनके घर ही है, का बुलावा देने में बिजी थी। कहने को तो ये सिर्फ 15 मिनट का काम था,
पर स्नेह को आज समझ आया कि दादी सिर्फ उसे ये बुलाने और सबके घर जाकर कुछ लाने का काम क्यों देती थी। इला को सिर्फ एक घर में 15 मिनट लग रहे थे, क्योंकि वो उनके खानदान के हर शख्स की पंचायत करके सारी औरतों से मिलती हुई घंटों गाल पर हाथ रख बतियाती हुई ऐसे बैठ जाती जैसे इसके पास और कोई काम ही नहीं है। जी नमस्ते आंटी जी, आना फिर। वो एक जगह थक कर इला को खींचते हुए बाहर लाई। हमें इन्हें खाने के लिए बुलाना था, इनके पूरे खानदान के ऊपर किताब नहीं लिखनी जो बाबा आदम के ज़माने की बातें कर रही हो। स्नेह धीरे धीरे उसे डांटते हुए बोली, अरे मेरी भोली माता, मज़ा आता है, देखा नहीं कैसे तिवारी जी की बहू हमारे आगे अपनी सास का गला दबाने की बात कर रही थी, और वो ममता चाची की ब्यूटीफुल बबली एक साथ दो दो चला रही थी। अरे मेरी बबली तो हीरा है हीरा, मजाल है किसी लड़के को देख भी ले। उन्हें कौन बताए, अरे देखती नहीं उनकी बबली, बल्कि चढ़ी जाती है सीधा। छोड़ूंगी नहीं अब की बार मैं उनको। इला बोली तो उसके चढ़ने वाली बात पर स्नेह खिलखिला पड़ी। अब चलो, वो उसके साथ चलते हुए बोली। कैसी हो ताड़का, आनव बोला तो उसने मुड़कर देखा। आनव बत्ती सी दिखाता हुआ खड़ा था। अरे भोजन खुद चलकर मेरे पास आ गया, चलो मारकर खा लेती हूँ तुम्हें, ताड़का हूँ ना मैं, वो उसी टोन में बोली तो आनव का मुंह बना। मेहमान हैं हम लड़के वाले, खिलाओ पिलाओ, खातिरदारी करो हमारी। चाय पत्ती खत्म तो चाय का भी स्कोप नहीं, घर का राशन पानी घर में रुके मेहमानों ने खा लिया, तुम्हारे लिए कुछ बचा ही नहीं है, सॉरी। मैं पानी पी लूँगा, साओ लेके आओ। सुबह से लाइट नहीं आई तो टंकी भी खाली है, ज़्यादा प्यास लगी हो तो एक घर छोड़कर सरकारी नल लगा है, खुद पी लेना और मेरे लिए भी ले आना। इला इतरा कर बोली तो आनव ने उसे घूरा। क्या हो रहा है यहाँ? मोह गाड़ी साइड में लगाकर उन दोनों के पास आकर खड़ा हुआ। लाइट येलो शर्ट जिस पर ब्लैक कैजुअल पैंट, भीगे भीगे बालों से एकदम आइटम कैटेगरी के मोह को देख इला की मुस्कान चौड़ी हो गई। नमस्ते जीजा जी, कहिए कैसे आना हुआ, हमसे मिलने आए हैं या स्नेह से? वो राजदारी से मोह को छेड़ती हुई बेशर्मी से बोली तो मोह ने गहरी सांस लेकर उसे हल्की मुस्कान से देखा। आजकल इला और चुनमुन की बात उससे हो जाती थी, इसलिए जान गया था वो उसकी आदत, और ये भी कि चुनमुन भले ही उससे थोड़ा डर जाए पर इला भगवान बचाए उसके शैतानी दिमाग से। हाय कहीं बिजली ना गिर जाए, संभल कर मुस्कुराइए। और इतना आंखें फूट जाने वाला तैयार होकर किसके लिए आए हैं? ये लो लेकर चलो। वो हाथ में पकड़ा हुआ लहंगा का बॉक्स इला को देते हुए बोला। भारी है यार, बताया नहीं आपने किससे मिलने आए हैं? उसने लहंगा संभालते हुए मोह को फिर छेड़ा। तुम्हारी बहन से। वो उसकी बोलती हुई जबान एक जवाब से बंद कर बोला। क्या बात है, टक्कर देते हैं आप मुझे, बस आपकी यही बात मुझे बहुत पसंद है। और मुझ में? आनव उसकी बात सुन तुरंत बोला। कुछ भी नहीं, वो वैसे ही जवाब देती हुई बोली। तब तक वो घर के अंदर पहुंच गए थे और कुंती देवी के साथ साथ सारे मेहमानों में खलबली मच गई। तुरंत कुर्सी में सेट हो गए। रीमा दौड़कर जलपान की व्यवस्था करने लगी। कला ने झपट कर लहंगा ले लिया। सोमवती बुआ लपक कर सबको बताने लगी कि लड़के का भाई है, कुंवारा है। और आनव वो तो लग गया कुंती देवी से बुढ़ापा देते हुए बातें करने में। और उसके साथ ही उस भरे हुए घर में आई हुई मामी चाची मौसी की तरफ आई लड़कियां सामने बैठे उन निगाहों को खुद पर आने की बेताबी से आसपास घूमने लगी थी। क्या जबरदस्त आंखों का मरकज बने थे मोह, पर उनकी नज़र वो तो हाथों में बंधी हुई घड़ी पर निगाह डालते हुए किसी और को ही ढूंढ रही थी। दीदी इसका रूप रंग कितना मनमोहक है ना? सुनीता जो किचन की खिड़की से सामने बैठे मोह को देख रही थी, धीरे से राधा से बोली। सही कह रही है, बहुत शांत भी लगता है। हाँ, सुनीता मुस्कुराकर जवाब देते हुए बोली। अब फिलहाल वो कितना शांत है ये उनकी बेटी को बहुत अच्छे से पता है, जो फिलहाल उनके आने से अनजान छत वाले कमरे में से दादी के पुराने ज़माने का मूसल ढूंढ रही थी। किसी रस्म के लिए धूल धक्कड़ से परेशान होकर उसका मन किया कि वो अपना सर पीट ले। हेलो जीजू, चुनमुन बाहर से आते ही उसके पैरों पर झुका तो उसने कंधे पकड़ लिए। पिछली बार भी उसने ऐसे ही किया था। चुनमुन मुस्कुरा उठा।
ऐसे ही नहीं, वो फिदा था उस पर, क्वालिटी थी भाई उसमें। ओए पानी पिला, वो जाती हुई इला को देखते हुए बोला। दीदी बोल कमीने, इला चिल्लाई। आंखें फूटी है तुम लोगों की, पुराने मेहमानों के सामने तो नाक कटाई ही है, अब नए के सामने तो लाज रख लो। राधा हलवाई की तरफ से समोसे कचौरी लाते हुए बोली। स्नेह दीदी कहाँ है? उसने मोह को देखते हुए इला को इशारा कर पूछा तो इला का माथा ठनका। स्नेह कहाँ घुसी हुई है? वो कला के पास जाते हुए उसके हाथ से लहंगा जो वो खोलकर सभी को दिखा रही थी उससे बोली। मुझे क्या पता, अभी तो यही थी, वो धीरे से बोली। मरेगी आज वो, और फिर बोलेगी मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? अरे कर्म ही ऐसे हैं तुम्हारे, सारे घर की लड़कियां लिपस्टिक पाउडर लगाकर चीयर लीडर्स बन गई। इनके कानों में क्या ढक्कन लगे हैं जो अभी तक प्रकट नहीं हुई? मुझ पर मत चिल्लाओ, ढूंढो जाकर, कला ने कहा। किसी ने स्नेह दीदी को देखा? विभा जो कला और इला की बहस से परेशान हो रही थी, पास बैठी छोटे छोटे बच्चों से पूछा। वो तो छत पर है, एक बच्चा झट से बोला। शादियों में ये बच्चे एक जगह तो टिकते नहीं, तो इनसे एक आराम है, ये हर बात की खबर रखते हैं। इतना सुनते ही इला भागती हुई छत की तरफ पहुंची और अंदर बरसाती में जा पहुंची, जहां मुसल निकाल चुकी स्नेह कुछ पुराने बक्से सेट करके उसे सही करने में लगी थी। छोड़ो इसे और नीचे चलो, वो उसका हाथ पकड़ती हुई बोली। अभी नहीं, ये सब सही कर दो, कुछ भी ढूंढने आओ तो मिलता नहीं है इसमें, फिर तुम भी फैली हुई पड़ी होगी फिर विभा दीदी की शादी में। मुझसे मत बोलना, फिर नीचे चलो, मोह जीजू आए हैं। क्या? वो एकदम पलटते हुए बोली। हाँ, 1 घंटा हो गया है, पूरा मोहल्ला जान गया, लड़कियां डायरी लेकर बैठी भी हैं उनका नंबर नोट करने के लिए हमारे दरवाजे पर, बस तुम्हें नहीं पता। अब चलो, वो उसे खींचते हुए नीचे लाती हुई बोली, बिना उसकी हालत देखे। खैर, इला उसे नीचे लाती ही कुंती देवी और आनो की तरफ बढ़ गई और मोह उसने नज़र स्नेह पर टिकाई, जो सबके आसपास होने से शर्म से अपनी नज़रें ज़मीन में गड़ाई छत के दरवाजे के पास खड़ी थी। गुलाबी सूट सलवार में एक कंधे से ढलक कर दूसरे कंधे पर पड़ा हुआ दुपट्टा, हाथों पर लगी हुई धूल, बंधे हुए लंबे बालों को चोटी पर हल्के हल्के जाले, पर मोह को सिवाय उसकी झुकी घनी पलकों के और कुछ दिखाई नहीं दिया। उसने पीठ चेयर से टिकाई और एक गहरी नज़र इधर उधर देखते हुए उस पर डाली। उफ, ये इश्क, आजकल मन ही नहीं भरता था उससे उसका। उस सेकंड के 1000वें हिस्से में स्नेह ने भी पल के ऊपर उठाई थी, फिर तुरंत झुका ली। इस कदर दिलकश था वो, बिल्कुल भीगी भीगी सी पलकें एक दिन चुराने वाली खुशबू के साथ। और वो खुद, उसने अपनी हालत का ध्यान आया तो वो झट से कमरे की तरफ भागी और मोह, वो उसकी उठी हुई नज़र खुद पर महसूस कर उसे वहीं रुकने का इशारा करता, उससे पहले ही वो जा चुकी थी। कुछ नाराज हुआ था वो उससे, उसने शिकायती नज़रों से उसकी जाने की दिशा में अपनी नज़रें घुमाई, फिर उसके आए हुए गुस्से के प्रकोप साथ में बैठे आनों की तरफ घुमा, जो अभी 70 साल की बूढ़ी अम्मा बना हुआ था। आजकल बेटा घुटनों में बहुत दर्द रहता है, कुंती देवी गहरी सांस लेकर बोली। इस उम्र में तो ये लगा रहता है दादी, वो मुंह में कचौरी रखते हुए हाथ चलाकर बोला। और मंगवाऊँ मेहमान जी कचौड़ी आपके लिए? आप कहो तो पूरा डलवा ही रखवा दूँ यहाँ पर। इला आनो से बड़े प्यार से बोली तो कुंती देवी का ध्यान उस पर गया तो उसने तुरंत बात बदली। मैं कह रही थी दादी की और मंगवा दूँ, पूरे डलवा भर के बनी है। तुम यहाँ कहाँ बैठी हो? जाओ, मेहमानों के लिए जो तुम्हारी माँ ने खीर बनाई थी वो लेकर आओ। जा रही हूँ। सुनिए, आनो उसके उठते ही बोला तो इला का मुंह बना। कहिए, वो नकली मुस्कान सजाकर बोली। जरा पानी ले आना, लाइट तो आ गई है ना? वो उसकी बात उसी पर डालकर बोला, जानता था अभी वो कुछ नहीं बोलेगी। जी जी बिल्कुल, अभी बाल्टी भरती हूँ, फिर जब ठंडा निकलेगा उसे फ्रिज में रख कर वहीं खड़े होकर ठंडा करके लाती हूँ। जी जी बिल्कुल, नमस्ते, आनो मुस्कुराकर बोला। मिलो तुम, वो आंखों ही आंखों में उससे बोली और साइड निकल गई। तब जाकर आनो को खुद पर मोह की जलती हुई नज़रों का होश आया। क्या? वो घबरा कर बोला और खाना छोड़ आराम से बैठ गया। तुम भी कुछ लो लल्ला, कुंती देवी मोह से बोली।
जी धन्यवाद दादी, वो वैसे ही बोला। चाय, पीछे से आवाज़ आई तो मोह की नज़र थमी। ये आवाज़ वो कैसे भूल सकती थी? वो स्नेह थी। उसने पूरी नाराज़गी से मुड़कर उसे देखा। अभी वो दुपट्टा पिनअप किए मुँह धोले उसके सामने खड़ी थी। आना वो अभी नहीं चाहती थी, पर पूरे घर में सबसे अच्छी चाय बनाने का खिताब देते हुए उसके ऊपर ये जिम्मेदारी छोड़ी गई तो वो हाजिर हुई। फिलहाल वो मोह की तरफ देख हल्का सा मुस्कुराई तो उसने हजार शिकायतें लेकर उसे देखा, पर वो भी स्नेह थी। उसे कंट्रोल करना अनजाने में ही उसे आ गया था। गालों पर आई लट, उसने ट्रे से कप उठा उसकी तरफ बढ़ाते हुए कान के पीछे की और पूरी नज़रें उसके चेहरे पर टिका सुर्ख आंखों से उस पल भर को देखा। पर मोह भी मोह था, कप नहीं पकड़ा। ले लीजिए ना। स्नेह के होठ हिले थे जो सिर्फ मोह को सुनाई दिया था। यूं उसका लाज से इसरार करना मोह की जान जो ले रहा था। इन्हीं कर्मों के कारण उसे स्नेह पर गुस्सा भी आता था और प्यार भी। क्या करे, इस कदर प्यार ही हो गया था उससे। मिल गया टाइम तुम्हें मुझसे बात करने का, वो कुछ शिकायत करता हुआ फ़ोन उठाकर बोला। आज वो वहाँ से आकर कब से उसके फ़ोन आने का वेट कर रहा था। देखा तो था आपने, कितने लोग हैं यहाँ, सबसे छिपना पड़ता है फ़ोन करने के लिए। स्नेह पूरी बात सच सच बताकर बोली। देखा था, तभी तो बाकी सब सामने थे, तुम ही छिपी हुई थी मेरे आने पर। वो सामने से आ रहे होटल मैनेजर को कुछ इशारा कर बोला तो अभी घर से बाहर ही था। उसकी तरफ के मेहमानों की व्यवस्था होटल में करवाई गई थी तो आज निहाल जी के कहने पर वो नीता विनीता के साथ सब कुछ चेक करने आया था, क्योंकि कल बारात जानी थी। आप नाराज हैं अब तक? वो जो सबके सो जाने पर छत के एक किनारे पर बैठी हुई धीरे धीरे बोली। नहीं होना चाहिए। वो होटल से बाहर निकलता हुआ रोड पर घूमता हुआ बोला। मैं जान नहीं पाई थी कि आप आए हैं। वो खुली हुई छत पर टिमटिमाती हुई झालर देख बोली। जब जान गई थी तब भी कितनी देर तक रुकी मेरे सामने? मैं चाय लेकर तो आई थी ना। देखा था मैंने, खा नहीं जाऊंगा सबके सामने तुम्हें। और अगर कभी खाने का मन भी हुआ तो अकेले में ही खाऊंगा, टेंशन ना लो, वो शरारत से बोला। जी। स्नेह एकदम से उसकी बात सुन कुछ समझ शर्म से लाल हुई। हेलो, वो उसके खामोश होने पर बोला था। रोड का वो शांत माहौल और स्नेह की धीमी सी प्यारी आवाज़ मोह के मन को हलचल से भर रही थी। स्नेह धीरे से बोली थी। बोलो ना। वो शोक सी आवाज़ स्नेह के मन को भिगो गई थी। हर रूप समाया था उसमें, कभी नाराज़गी, कभी गुस्सा, कभी हक और कभी इतना सौम्य जो लगे जैसे किसी ठंडी सुकून की हवा की तरह। पर हर रूप में स्नेह ने उसकी आंखों में उतरा हुआ उसके लिए प्यार एक समान ही महसूस किया था। सच्ची थी वो, पर ना समझ नहीं, जो उसके आंखों की भाषा समझ ना सके। वो मुंह से बोला ना भी होता तब भी उसके हक से, उसे छूने के पवित्र स्पर्श से उसका तन मन भीग जाता था। उसके भाई बहन भले ही कांडी हों, पर वो भी घर के बड़ों के कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स ब्रेक नहीं कर पाए थे। तो स्नेह तो सुलझी हुई थी, जिसने कभी बाल तक खुले कॉलेज में नहीं किए थे। कुछ नहीं, आप घर जा रहे हैं क्या? स्नेह बात बदल कर बोली। हाँ, बस माँ और भाभी फ्री हो जाएं तो चला जाऊंगा। तुम बताओ, सब सो गए? हाँ, सब सो गए हैं। कल जल्दी ही उठ जाना है तो दादी ने कहा सब थोड़ा बहुत आराम कर लो। स्नेह, उसने धीरे से उसका नाम लिया था। हाँ, वो धीरे से ही बोली थी। आई लव यू। वो कुछ यूं बोला जैसे बिल्कुल गहरी सी आवाज़ बिल्कुल उसके पास उसके मन से आई हो। स्नेह लाज से सिमट गई। कल बात करूं मैं आपसे? वो बड़ी मुश्किल से बोली। नहीं, अभी। और जो बोला है उसका जवाब दो, और फ़ोन कटना नहीं चाहिए। मैं कहाँ काट रही हूँ फ़ोन? वो पलट कर बोली। तो जवाब दो। वो मैं क्या? आपने खाना खाया? स्नेह कुछ ना सोचते हुए बात बदलती हुई बोली तो वो मुस्कुरा उठा। उसकी यही अदा उसे पागल किए हुए थी। जवाब ना दो, कोई नहीं, कल जब आऊँगा तो नज़र उठाकर देख लेना। नहीं, वो कुछ याद करती हुई झट से बोली। क्यों? मोह फिर शौक हुआ था। आज स्नेह को उसका मूड ही अलग अलग लग रहा था।
आपने कहा था कि नज़र उठाकर देखूंगी तो आप। वो बोलते बोलते रुक गई और मोह मंद मंद मुस्कुराया उसकी सच्चाई और मासूमियत को समझकर। समझती हो मेरी बात को तो जान तो गई होगी किस बारे में बात कर रहा था मैं। याद रखना, ज़्यादा वेट करवाओगी तो जल्दी ही पैकिंग कर लेना, लेने आ जाऊंगा तुम्हें। मैं ऐसे थोड़ी ना आ जाऊंगी आपके साथ, स्नेह फिर बोली थी। तो कैसे आओगी वो बता दो। अच्छा सुनो, अकेले मिलना मुझे कल। वो एकदम बेताबी से बोला, जैसे खुद पर अख्तियार करना मुश्किल हो अब। पर बहुत लोग होंगे, कैसे? उसकी टेंशन तुम ना लो, मैं देख लूँगा। बस तुम कहीं गायब मत हो जाना। आज माफ़ कर दिया है स्नेह, कल तुम्हें खुद ढूंढ कर पकड़ूंगा और फिर आगे खुद ही सोच लेना। नहीं नहीं, मैं सामने ही रहूँगी, अब मैं जाऊँ? वो इसरार कर बोली। वो बेमन से ही बोला था तो स्नेह ने फ़ोन रख दिया। अगली सुबह 4 बजते ही महाभारत स्तर पर भगदड़ शुरू हुई। कुंती देवी के हिसाब से सुबह ठंडे ठंडे सुहाग भरने का प्रोग्राम हो जाना चाहिए, तो इला को मुँह भी नहीं धुलने दिया और सीधा पहुंचा दिया धोबिन के घर। कला विवाह के साथ भी गिरते पड़ते और चुनमुन वो सिर्फ बनियान और लंबी नेकर पहने इधर उधर कर रहा था। जीवन मंडप लगवा रहा था और रमन वो कुछ सामान लेने गया था। बाकी लोग अपनी व्यवस्था के तहत थे। आंगन के बीचों बीच विभा बैठी थी, सर पर कुंतल पर तेल लिए और बन्नी गीत गाए जा रहे थे। कुंती देवी साइड पर पलंग पर बैठी थी, चटक लिपस्टिक और कमर पर रुमाल लगाए। सोमवती बुआ कुर्सी पर विराजित थीं और स्नेह वो आज मेहमानों के गिफ्ट पैकिंग पर थी, बाकी घर से आई लड़कियों के साथ। इन्हें क्या हुआ? चुनमुन जो अभी अभी लड्डू की पेटी लेकर अंदर आया, सोमवती बुआ को देख बोला। वो तैयार हुई हैं। इला उनकी गुलाबी चुनरिया देख बोली, जो हाथ में अब ब्रश लिए खड़ी थी। ऐसे कुछ बचा भी इनके पास मुंह पर लगाने के लिए, या फिर सब चुपड़ लिया? नहीं, अभी ये आधा है, पूरा तो शाम को लगेगा। अभी तो रानी हार आई, कमर पर चांदी का छल्ला भी लगाना है। भगवान के लिए डॉक्टर का नंबर तैयार रखना, मुझे कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए। वो तो आएगा, क्योंकि फूफा जी तुम्हें याद कर रहे थे। उनकी शाम की पहनने वाली सफारी सूट प्रेस नहीं हुई है, करवा के लाओ। ईला ब्रश दांतों पर रगड़ती हुई बाथरूम की तरफ बढ़ी ही थी कि फूफा जी सामने से आते हुए चुनमुन को दिखे। अरे ज़्यादा भरना, सुहाग की लंबी उम्र होती है भाई, सोमवती बुआ गाते गाते बोली। ओ बुआ, ये फूफा जी की सफारी प्रेस करो, उनको हाथ से उठाकर बोला। मैं भी तैयार हुई हूँ, जाओ मोड़ से करवा लाओ, मेरा मेकअप खराब हो जाएगा। पुट्टी पोत लेना, उसके ऊपर रेड कलर से किनारी बना लेना कि ये देखो मेरे होठ हैं। अगर मेकअप है तो प्रेस कर दो, मैं दोबारा खुद कर दूंगा आपका ये प्यारा मेकअप। जूझ जा कंजर, हर वक्त मेरे पीछे पड़ा रहता है अम्मा। वो कुंती देवी की तरफ देख कर बोली। हमारा कपार ना दर्द करवाओ तुम दोनों, जाओ कर दो जाकर प्रेस। चमन लाल को आज दीना ने हलवाई के पास रहने को बोला है। हटो तुम, सोमवती बुआ उनकी बात सुन गायब होते हुए बोली। तो चुनमुन को बड़ा मजा आया। चमन लाल, कुंती देवी आगे बोली। चुनमुन, चमन लाल, बूढ़ा, नास पीटे, मुझे बूढ़ा बोलता है। जाओ शक्ल सुधारो, कोई क्या कहेगा, दुल्हन का भाई कैसा है। अभी के लिए मैच ही हूँ मैं। विभा दीदी से बालों में तेल, माथे पर बाल्टी भर सिंदूर, ये मांगने वालियों वाला लहंगा, बस एक डंडा दे दो, लुक कंप्लीट हो जाएगा। वो बोला तो चौक पर बैठी विभा को कुछ रोने वाली थी, खिलखिला पड़ी। कुंती देवी ने घूरा। लो, अब हंसना भी मना है, वो वहाँ से निकलते हुए बोला। इधर स्नेह को अब नया काम मिला, फूफा जी और उनके खास जानने वालों के लिए भरी शादी में चाय बनाने का। वो 3 बार गिफ्ट छोड़कर जा चुकी थी चाय बनाने। स्नेह यहाँ क्या कर रही है? कला इला के साथ हाथों में कुछ साड़ियाँ पकड़े हुए थी, जिन्हें अच्छा खासा पैक किया गया था। एक बड़ा वाला पतीला ला दो ताकि मैं ड्रम भर चाय बना दूँ, पिछले 2 घंटे से यही कर रही हूँ। स्नेह कुछ चिढ़े हुए बोली। पतीला मैं ला दूंगी, तुम बस उसमें फूफा जी को ही डुबो देना, चीनी चाय पत्ती डाल पीते रहे चाय। इला पलट कर बोली तो स्नेह हंस पड़ी। अच्छा सुनो, ये लो, मोह जीजू ने भेजा है। वो एक बॉक्स उसकी तरफ बढ़ाकर बोली। क्या है इसमें? खुद ही देख लो, अभी ही आया है उनका सफ़ेद भूत लेकर। वो ही तो ये साड़ियाँ लेने आया है।
ताऊ जीना आज स्पेशली हमारी दुकान की साड़ियाँ उनके यहाँ मेहमानों को आज पहनाने के लिए बिल्कुल तैयार करके भिजवा रहे हैं। सफ़ेद भूत आनव है उसका नाम। कला इला को घूरते हुए और स्नेह को समझाते हुए बोली तो स्नेह को समझ आया। उसने वो बॉक्स खोला। बेहद प्यारी सी झुमकी नुमा बालियाँ जिनमें बेहद प्यारे नग जड़े हुए थे, सोने की बूंदी लटकी हुई और एक नोट, यही पहनना मोह। जगमग लाइट, खाने की खुशबू, इधर उधर दौड़ते हुए बच्चे और म्यूजिक का शोर और घर वालों की भाग दौड़ के बीच विभा आखिर दुल्हन के रूप में सज गई, सुर्ख लाल लहंगे में। और फिलहाल ये पूछने के लिए कि वो कैसी लग रही है वो अपने भाई बहनों को ढूंढ रही थी, पर उसके भाई बहन पहले नंबर कला बाहर गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही थी कि प्लीज़ तैयार हो जाइए सब लोग, बातें करना बंद कीजिए, बारात मोड़ पर है। चुनमुन लास्ट मिनट तौलिया लिए घूम रहा था क्योंकि उसे और उसके बड़े भाइयों को एक साथ द्वारचार के लिए स्वागत में खड़े होना था। तो जीवन और रमन नहाकर तैयार थे। भाभीियों की कृपा जो पूरी तरीके से तैयार होकर अपनी सासों के साथ लगन रस्म और मंडप के नीचे होने वाली सास सुहागन रस्म में व्यस्त थी ताकि बारात आने से पहले ही खाली हो जाए। और इला वो ऊपर सिर्फ चोली पहने नीचे बाबा आदम की सबसे कम्फर्ट जींस पहने हुए अपने लहंगे के लिए नाड़ा ढूंढ रही थी, बालों को झाड़ झक्कड़ बनाए हुए। और स्नेह वो उन सब के बीच चकर घिन्नी बनी हुई थी। स्नेह दीदी तुम पहले मेरे कपड़े दे दो वरना ताऊ जी मुझे जिंदा चुनवा देंगे दीवार में। वैसे भी कम से कम 10 बार सुन चुका हूँ कि मैं कर क्या रहा हूँ जो अभी नहा रहा हूँ। चुनमुन नहा कर बालों का पानी साफ करता हुआ स्नेह से बोला, ढूंढ रही हूँ, एक तो समझ नहीं आता सबको कपड़े फेंकने में कितना मज़ा आता है। अरे गोला ही बनाकर एक साइड रख दो। क्या अब मेरे कपड़े भी खो गए? चुनमुन चिल्लाया। स्नेह एक नाड़ा दे दो यार, कसम से मेरा बस चलता तो अभी इसी जींस पर कुर्ती डाल लेती और तैयार हो जाती। ये आफत है लहंगा पहनना। ईला हाथ में लहंगा पकड़े हुए खड़ी बोली, अरे नहीं नहीं, ये शुभ काम तुम विभा दीदी की शादी में नहीं अपनी शादी में करना। तुम चुप करो चमन लाल, मेरा दिमाग भन्नाया हुआ है। चुनमुन बोलो ईला कहेगी। दीदी बोल कमीने, मेरे कपड़े स्नेह दीदी दे रही हूँ, 1000 बार कहा है कि अपने अपने कपड़े संभाल कर रखा करो, कभी यहाँ कभी वहाँ। स्नेह चुनमुन की शर्ट निकाल उसे देती हुई बोली, स्नेह नाड़ा दे रही हूँ, पहले बाल तो बना लो, कंधे टूट जाएंगे इसे सुलझाते सुलझाते। कला उसके सर पर मार कर बोली, क्या दीदी, एक तो मेरा दिमाग पहले से ही खराब है। ईला बड़बड़ाते हुए बोली, और स्नेह तुमने तो मुँह तक नहीं धोया अभी। कला जो खूबसूरत सा फ्रॉक सूट पहने शायद दुपट्टा लगाए बहुत खूबसूरत लग रही थी। क्या करूं, सबके पल्लू और आईलाइनर लगाने से फुर्सत मिले तब ना कुछ करूं। 1 घंटा तो बुआ को ही तैयार करने में लग गया है। हाँ शादी तो उन्हीं की है ना, मेरा परफ्यूम कहाँ है? चुनमुन कपड़े पहनता हुआ एकदम झुझला कर बोला, बुआ के पास। ईला लहंगा पहनकर बालों में कंघा फंसाए हुए बोली, बुआ जेंट्स परफ्यूम लगाकर कौन सी लड़की पटाएंगी? वो फूफा के लिए लेकर गई है। ईला ने फिर कहा, कहाँ है बुआ? बुआ बुआ, चुनमुन वहीं से चिल्लाया। कहे गला फाड़ रहा है? कुंती देवी चिल्लाई। खुद तो हीरोइन बन लो सब लोग, मुझे कुत्ता बना दो, मेरा अभी के अभी परफ्यूम दिलवा दो। कह देता हूँ वरना नंगा चला जाऊंगा बाहर। दादी से दिल लगी करता है मुआ, जब दादी ऐश्वर्या राय लगेंगी तो करना तो बनता है ना। पर अब मुझे तो सलमान खान बन जाने दो, तभी तो आपके साथ आंखों की गुस्ताखियाँ गाऊंगा। दिलाओ मेरा परफ्यूम बुआ से। ये ले, खाने नहीं गई थी, तेरे फूफा जी ने मंगवाया था। सोमवती बुआ सामने वाले कमरे से निकलते हुए बोली, अच्छा तो पिछले 2 घंटे से ये तैयारी हो रही थी? मतलब ये क्या है? ये गले में इतना क्यों पहना है कि गला दिखाई नहीं दे रहा? और पलकों पर क्या लगाया है, इतना लाल काहे है? और ये कौन सी स्टाइल की साड़ी है जिसमें पता ही नहीं चल रहा कि पल्लू कहाँ है? चुनमुन उन्हें देखते हुए बोला, तो पता होना चाहिए लड़के वालों को कि लड़की की बुआ खाते पीते घर से है, सोना चांदी तो पहनेंगे ही हम। इतना ही काम तो होगा लड़के वालों के पास कि आपको उठाकर सुनार की दुकान पर ले जाकर चेक करेंगे कि कितना सोना है। और ये थोड़ा लाल कम करो आंखों पर, भयानक लग रहा है। चुनमुन कुछ अजीब सा मुँह बनाकर बोला।
चुनमुन, पापा बुला रहे हैं। सरिता की आवाज़ आई तो वो जल्दी जल्दी वहाँ से भागा। खैर गिरते पड़ते सब तैयार हो गए सिवाय स्नेह मैडम के, जो फिलहाल विभा के पकड़ में आ गई थी। इला कला तो अपने स्टाइल से उसके हाथ लगी नहीं, तो उसने स्नेह को पकड़ा और घूम घूम कर खुद को दिखाने लगी। अच्छी लग रही हैं आप दीदी, बहुत बहुत अच्छी लग रही हैं, स्नेह खुश होकर बोली। थैंक यू, अब तू भी तैयार हो जा, वो बोली तो वो हाथ में पकड़े हुए। थैंक यू, अब तू भी तैयार हो जा, विभा बोली तो उसने हाथ में पकड़े हुए कपड़े लेकर दरवाज़ा बंद कर वहीं चेंज करने लगी। बारात आ गई है, इला भागते हुए बताने आई, एकदम दरवाज़ा खोलते हुए। अरे कुछ तो सोचो, ये कहो मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे, स्नेह उसे कुछ डांट कर बोली। अरे वो सब छोड़ो, विवेक जीजू कमाल लग रहे हैं, और कोई और बवाल, वो स्नेह को छेड़कर बोली। हल्के नीले रंग के लहंगा चुन रही, जिसकी चुनरी इला ने बड़े स्टाइल से कंधे से लेकर कमर तक पिन से टाक कर ऐसी कर दी थी कि वो हिले, लेकिन फिर भी इला कुछ अलग लग रही थी। इला की बात सुन स्नेह का दिल घबराहट से भर गया, क्योंकि मोह तो मोह है। अपनी बात उसे अच्छे से याद तो होगी ही, और वो करने की हिम्मत भी रखता है। सुनना स्नेह, बाल खुले रखना, कभी नहीं रखती। विभा उसके बेबी पिंक कलर के फिसर लहंगे और उसके दुपट्टे से नदारत खूबसूरत सी चोली को देख बोली। नहीं दीदी, मेरे बाल उलझ जाएंगे। एक दिन में कुछ नहीं होगा यार, किस दिन के लिए बढ़ाए हैं ये बाल? अब कल को कहोगी कि नहीं करनी शादी, नहीं मनानी सुहागरात, मेरी जवानी खराब हो जाएगी, तो क्या कोई मान जाएगा? इला बोलते बोलते यूं हजार बेशर्मों की टांग तोड़ बोली तो स्नेह को तो लगा जैसे उसकी शर्म से सांसी अटक गई हो। और विभा, उसने इला को मुक्का चढ़ा। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, अब तो खाली ही होंगे कमरे, सब बाहर चले गए होंगे। वो अपना सब समेट शर्म से लाल होकर बोली। हाँ जाओ सीधी मैया, और जल्दी तैयार होना, तुम्हारे वाले तुम्हें ही ढूंढते हुए आएंगे। और आप चलिए दीदी, ताई जी ने आपको छत पर बुलाया है, वहीं से जीजू को आपको पत्थर फेंक कर मारना है ना? कुछ भी, अब चलो। विभा भारी लहंगा उसकी मदद से पकड़ते हुए बोली। स्नेह अपने कमरे में आई, जहां अभी फिलहाल फूफा जी का ठिकाना था। अभी बिल्कुल घर शांत था, सब औरतें लड़कियां या तो छत पर या बाहर थे बारात देखते हुए, और सारे मर्द बाहर लगे जनवासे में। उसने बेड पर बैठ एक गहरी सांस ली, थकावट तो आ ही जाती है। उसके बाद तैयार होना शुरू किया। खुले हुए बालों को कंघी कर उसने कंधे पर फैलाया। उसके बाल बेहद खूबसूरत थे, जिन्हें स्नेह हमेशा बांधे रखती थी। हाथों पर एक ब्रेसलेट और दूसरे हाथ में एक प्यारा सा कंगन। उसने बेड पर रखे हुए उस बॉक्स को उठाया जिसमें रखी हुई वो सुंदर बालियाँ। उसने उन्हें कानों पर सजा लिया, जिनका स्पर्श उसे गालों पर ऐसा लगा जैसे मुंह उसके गालों को छू रहा था। उसका पूरा शरीर उस एहसास से कांप उठा। उसने ध्यान झटक दोबारा तैयार होना शुरू किया। बाहर बारात का शोर चरम पर था और अंदर स्नेह जल्दी जल्दी हाथ चला रही थी। उसने दुपट्टे को एक तरफ से फैलाकर कमर पर लगाकर पिनअप किया। उसके बाद बालों को फैला सेट कर जैसे ही उसे बांधना चाहा, एक खुशबू का झोंका उसको छूकर गुजर गया और उसका दिल धड़क उठा। कैसे ना पहचानती वो इस खुशबू को। ऊपर से हल्की सी दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ उसकी पीछे मुड़ देखने की हिम्मत तक तोड़ गई। बाल हाथ से छूटकर कंधों से होते हुए कमर पर बिखर गए। वो ठीक उसके पीछे आकर खड़ा हुआ। स्नेह ने साफ महसूस किया, और कयामत तो तब हुई जब उसने हौले से उसके बालों को छुआ और साइड कर उसके कानों की बालियों पर अपने होठ रख दिए। स्नेह की सांसें अटक गई, जान ले गया था वो उसकी। उसने कसकर मुट्ठी में अपना लहंगा पकड़ लिया। स्नेह, मोह ने सोखी से बोला था। मोह आनव को बारात के बीच अपनी गाड़ी देता हुआ इला के फ़ोन पर फ़ोन करता हुआ स्नेह के बारे में पूछ चुका था, तो इला के बताते ही कि वो अभी तैयार हो रही है, उसने इस मौके को हाथ से नहीं जाने दिया। अंदर आने में उसकी पूरी मदद इला ने की, ये बोल के कि सिर्फ आधा घंटा है उसके पास, क्योंकि फिर सब अंदर आने लगेंगे। इला ने उसे घर के पीछे लगे इमरजेंसी दरवाजे, जो कि कुंती देवी के कमरे में खुलता था, वहां से अंदर भेज दिया था। कुल मिलाकर इधर इला और उधर आनव उनका मामला संभाले हुए थे।
अच्छी लग रही हो। मोह उसकी कमर पर पीछे से हाथ रखता हुआ उसके कान पर होठ चला, सामने शीशे में उसे देखता हुआ बेहद सुखी से बोला। तो स्नेह, जिसकी पलकें तो पहले ही लाज के भार से भारी होकर बंद थी, उसके हाथों को कमर पर महसूस कर वो और सिमट गई थी। मैं कैसा लग रहा हूँ, देखोगी नहीं? मोह धीरे धीरे उसके सिंदूरी रूप को देखता हुआ बेचैनी से बोला। मन तो उसका उसे देखते हुए यही कर रहा था कि खुद पर रखा वो इख्तियार वो बस छोड़ दे। वो लगी इतनी खूबसूरत रही थी, पर उसकी लाज और उससे हुई बेहिसाब मोहब्बत उसे दोनों प्यारे थे। कैसे उसका भ्रम तोड़ देता वो। मुझे देखो ना, मोह उसकी खुशबू खुद में उतारता हुआ बोला। पर स्नेह की पलकें थी कि उठ ही नहीं रही थी। स्नेह, आंखें खोलो और देखो मुझे अभी, वरना सोच लो आंखें खोलने का मौका दूंगा ही नहीं। मैं पागल हो रहा हूँ वैसे भी, और तुम जानती हो मैं ऐसा कर सकता हूँ। मोह सोखी से उसे अपनी उसी पुरानी अदा से धमकी देकर बोला। तो स्नेह ने घबरा कर मुश्किल से पलकें खोल उसे सामने शीशे में देखा, और बस सब थम सा गया। यूं लगा जैसे रंग गई थी वो उसके रंग में। वो डार्क मैरून पार्टी वियर कुर्ते जिसमें कसी हुई उसकी बाजुएं उसकी कमर पर घेरा बनाए हुए थी, कलाई पर बंधी हुई वो वाच, बिखरे हुए बाल जो कि इसलिए थे क्योंकि वो सर झुकाए बालियों से लेकर उसके गले पर हौले से अपने होठ रखते हुए उसे ये धमकी दे रहा था। ऊपर से गजब ढाती उसकी वो लंबी पलकें जो उसकी खुलती बंद होती नसीली आंखों को समेटने में कामयाब हो रही थी। आज पता चला क्या होगा उस श्याम सलोने के रूप में जो गोपियाँ उसके प्रेम में तृप्त हो गई थी, उसे खुद में समेटे। एक श्याम सलोना भी तो बिल्कुल वैसे ही दीवाना करने की काबिलियत रखता है। नज़र उठी ही थी कि उसके अगले वार से फिर झुक सी गई और वो एकदम कांप सी गई उसके आगोश में, जब उसने वो अपने होठ बेताबी में होश खोते हुए उसके गालों पर रख दिए थे पूरी ताकत के साथ। मोह को उसकी कपकपाहट का एहसास होते ही तुरंत आंखें खोल दी और खुद पर कंट्रोल किया। स्नेह, उसने उसे अपनी तरफ पलटकर फुर्ती से देखा था। उसकी काजल लगी आंखें शर्म और घबराहट से ऊपर उठी नहीं रही थी। उसका पूरा जिस्म कांप सा गया था और वो सर झुकाए खड़ी थी। रिलैक्स, कुछ नहीं करूँगा। मोह उसे हौले से कंधों से पकड़ता हुआ उसके बालों को संभाल कर बेहद प्यार से बोला। तो स्नेह खुद को संभालने के लिए उसके सीने से लग गई और मोह ने भी उसे हौले से खुद के आगोश में समेट लिया। तो बने रहिए स्नेह और मोह के साथ अगले पार्ट के इंतज़ार में। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मुझे आप लोगों का कमेंट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगा मुझे ये जानकर कि आप लोगों का भरपूर प्यार मिल रहा है इस कहानी को। आप लोगों के बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं जो मुझे प्रेरणा दे रहे हैं कहानी को आगे बढ़ाने के लिए। आप लोग अपने कमेंट और लाइक से मेरा हौसला बढ़ाते रहिए। उम्मीद है आगे भी मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही कहानियाँ लाती रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।